हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आरबी ग्रेड 1 का जो पेपर हुआ था ना उसको डिस्कस करेंगे। इसमें ग्रेड 1 का पेपर डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं ग्रेड 3 का पेपर करा चुका हूँ, एएलपी का पेपर करा चुका हूँ, एनटीपीसी का पेपर करा चुका हूँ, एसएससी के जो अच्छे क्वेश्चन है वो सारा करा चुका हूँ। तो इस चैनल पे ऑलरेडी सारा वीडियो डाली हुई है, तो अगर आप नहीं देखें तो जाकर देख लेंगे। ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो भी पेपर अभी एनटीपीसी का हुआ था या एलपी का हुआ था, ग्रुप डी का हुआ था या एसएससी का जो एग्जाम होता है प्री लेवल का, उस सब में सबसे बढ़िया शिफ्ट जो है यही मैंने देखा कि जो ग्रेड 1 का जो पेपर हुआ है वो बहुत अच्छा है ये फिर शिफ्ट। और आप जब इसका क्वेश्चन करेंगे तो आपको लगेगा कि जो मतलब जिस क्वेश्चन को हम लोग देखते नहीं हैं, तो यानी जिस चैप्टर में हम लोग भाव नहीं देते उस चैप्टर से अच्छे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है भाई, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं जिनमें से प्रत्येक में 3 अंक है, महत्तम समावर्तक 19 है, उनका लघुत्तम समावर्तक जो है 760 है, ऐसे युग्मों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपसे कह रहा है कि दो संख्या है, कोई संख्या मान लो कि एक संख्या ये है, एक संख्या दूसरा है, ये यहाँ पे ठीक दोनों संख्या है, और दोनों संख्या का जो एचसीएफ दे रखा है 19 दे रखा है, और जो एलसीएम दे रखा है वो 760 दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम जब ऐसा संख्या मानना होता है तो हम ऐसा मानते हैं कोई संख्या कि जो 19 का मतलब फैक्ट मतलब गुणनफल हो। जैसे कि आप कोई संख्या लेते हो, अगर मान लो आप कोई संख्या ले ली यहाँ पे ए और बी ले लिए, तो जो 19 होगा तो ऑलरेडी उस संख्या में होगा, क्योंकि एचसीएफ है। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ वो संख्या होती है जो वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दोनों को इसको भी संपूर्ण रूप से काटेगी। तो इसलिए मैं मानता हूँ, ऐसे मान लूँगा कि मैं क्या करूँगा कि मैं मान लिया कि ए और छोटा बी दो संख्या है, छोटी संख्या नहीं, ये दोनों को प्राइम नंबर है ना, को प्राइम नंबर। अब ये क्यों माना मैंने, अब भाई बताता हूँ आपको। तो को प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसमें कोई कॉमन नहीं हो, एक छोड़ के कोई कॉमन नहीं हो, है ना। तो मैं संख्या यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ, संख्या मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे, तो मैं लिख लूँगा 19 ए और 19 बी, क्योंकि 19 एचसीएफ है, दोनों में ऑलरेडी होगा ही होगा। इसलिए मैंने मान लिया कि ए और बी दो को प्राइम नंबर है, और संख्या जो हो गई 19 ए 19 बी हो गई। आपको यही पता होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है ना। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, 19 ए इंटू 19 बी बराबर एचसीएफ कितना है 19, यहाँ पे एचसीएफ और गुणे एलसीएम होता है ना, और गुणे 760। ठीक, तो ये 19 से 19 खत्म, 19 चौक 76 40 हो गया। इसका मतलब जो को प्राइम नंबर है ए इंटू बी उसका गुणनफल 40 आना चाहिए। मतलब आपको ऐसी संख्या दो ढूंढनी है जिसका गुणनफल 40 हो और ए और बी को प्राइम भी हो, मतलब उसमें कोई कॉमन नहीं हो। जैसे मैं एक ढूंढता हूँ तो यहाँ 40 हो जाएगा कि 1 गुणे 40 40 होता है। लेकिन आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, उसमें बोल रहा है कि जो संख्या है वो 3 अंक का है, तो मतलब ए और बी आपको बड़ा रखना है ताकि 19 में गुना करने पे वो संख्या 3 अंक की आए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्या रखता हूँ 5 और 8, 8 में 40 हो गया, होता है ना भाई। एक हो गया 5, एक हो गया 8, 40 हो गया एक पेयर। और या ऐसे में रख सकता हूँ कि 4 रख लिया, 10 रख लिया, और क्या रख सकते हैं 20 रख सकते हैं या 2 रख सकते हैं। ठीक, लेकिन आप गुना करेंगे, जैसे कि मैं गुना कर रहा हूँ कि 40 में किया 19 से तो 760 हो गया, है ना। जैसे आपको रुको, जैसे मैं आपको क्लियर करके बताता हूँ। जैसे यहाँ पे अगर 19 में अगर 40 से गुना करेंगे तो 760 हो जाएगा ना यहाँ पे। लेकिन जब एक से 19 से गुना होगा तो ये 19 ही रह जाएगा, तो ये 2 ही डिजिट का हो गया। मतलब ये जो कंडीशन मैंने लिया है वो फुलफिल नहीं कर रहा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं दूसरा करूँ कि 19 गुणे 8, 19 8 कितना होता है 152, तो ये तो 3 डिजिट का हो जा रहा है 152। लेकिन 19 में अगर 5 से गुना करेंगे, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 95, तो ये 2 ही डिजिट का हुआ। मतलब लेकिन हमको चाहिए 3 डिजिट का, है ना, तो ये भी फुलफिल नहीं कर रहा, तो ये भी कट जाएगा। देखिए आगे देखते हैं, 19 में अगर 10 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 190, और 19 में अगर 4 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 76, तो ये भी 2 डिजिट का हुआ, तो लेकिन 3 डिजिट मुझे चाहिए था, तो ये भी नहीं होगा। अगर 19 में 20 से गुना करता हूँ तो कितना हो जाएगा 380, है ना। लेकिन अगर 19 में अगर हम 2 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 38, तो ये भी 2 डिजिट का हो रहा है। मतलब कोई भी इसको फुलफिल नहीं कर पा रहा, तो ऐसा एक भी पेयर नहीं बन पाएगा, मतलब 0 पेयर बनेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। पहले मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ, जिनको देखना है तो वो बैक करके देख लेंगे। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि आपको दे रखा है कि 3 संख्याएं
सॉरी 3 दे रखा है, शीर्ष ए बी और सी तीनों का कोऑर्डिनेट दे रखा है। अब बोल रहा है कि सेंट्रोइड जो होगा, सेंटर जो केंद्र रखा है उसका आपको उसका निर्देशांक निकालना है। देखिए जैसे ये 3 मैं अगर त्रिभुज पार दूँ यहाँ पे ऐसे लिख दूँ कि ए बी और सी है, ठीक। तो अगर सेंटर यहाँ पर कोई सेंटर ओ है या कुछ भी सी है सेंटर, तो आपसे पूछा जा रहा है कि सी का जो कोऑर्डिनेशन मतलब कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि सी का जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है, अगर इस सी को एक्स वाई कोऑर्डिनेट में लिखना चाहूँ मैं तो इसके लिख सकता हूँ कि x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3 है ना। तो मैं इसको फिट कर देता हूँ। अब x1 कितना है 16 माइनस 16, अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पर सी का, यहाँ पर मैं कोऑर्डिनेट लिखना चाहता हूँ x और y के रूप में, तो x1 कितना है -16, x2 -2 और x3 जो है वो +2 है, ठीक है, बटे 3 कॉमा और y का लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, y को हो जाएगा 13 प्लस y1 13 हो गया, y2 हो गया -9 और जो y3 होगा कितना हो जाएगा वो प्लस का 13, क्या यहाँ पे दे रखा है 13 दे रखा है, -9 दे रखा है, 13 दे रखा है, तो बटे 3 है ना। देखिए तो अब इसमें क्या करेंगे, इसको अब कर लेते हैं। ये -2 से +2 गया तो ये हो जाएगा -16 बटा 3 कॉमा ये 13 26, 26 में से 9 गया तो 17 बटा 3 हो जाएगा। तो यही हो जाएगा आंसर, -16 बटा 3 और 17 बटा 3 इसका आंसर हो गया, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए भाई, इसमें ना बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर गलत टिक किया गया है। तो आपको अगर लगे कि मैं गलत सॉल्यूशन करा हूँ तो ऐसा नहीं है, मतलब आंसर गलत टिक कर दिया गया है कई जगह। तो आपको क्या करना है उसमें कि आपको सही आंसर लेनी है और जब भी इसका आंसर आएगा तो ये मार्क्स टू ऑल कर दिया जाएगा, है ना, ठीक है। देखिए बोल रहा है कि ई और एफ दो अपवर्जी घटना है। अपवर्जी घटना इसको इंग्लिश में बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब क्या होता है कि अगर एक घट रहा है तो दूसरा नहीं घटेगा। जैसे कि ए अगर सही है तो बी गलत होगा, है ना। इस टाइप का मैं बताना चाह रहा हूँ कि दोनों से घटना एक साथ नहीं घटेंगे, है ना। तो मुझसे पूछा गया है कि पी ई मतलब एक संख्या ई है जो एक घटना ई है जिसको घटने की संभावना 1/6 है और दूसरी संख्या एफ है जिसको होने की संभावना 1/2 है। तो मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ना ई घटे और ना ही एफ घटे, है ना। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ई भी नहीं घटे और एफ भी नहीं घटे, मतलब ई भी नहीं घटना चाहिए, एफ भी नहीं घटना चाहिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब होता है क्या कि अगर दो घटना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब अपवर्जी है, उसका मतलब ये हुआ कि दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा पी यूनियन एफ वो 0 होगा हमेशा। तो मुझे निकालना है पी ई, अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा कि मैं निकाल लेता हूँ पी ई यूनियन एफ और इसको एक में से घटा दूंगा तो मुझे ये संख्या निकल जाएगी, है ना, ये निकल जाएगी। तो पी अगर ई यूनियन एफ निकालना चाहूँ मैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा पी ए या पी ई प्लस पी एफ माइनस पी ई यूनियन इंटरसेक्शन एफ। ओके ठीक है, ये हो जाएगा पी बराबर 1/6, पी एफ कितना हो जाएगा 1/2, आप ये हो जाएगा 0 -0, तो ये कितना हो जाएगा 1/6 और 1/2 तो हो जाएगा 4/6 बराबर 2/3 हो गया, ठीक है, 2/3 हो गया। तो मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना ये है, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे कि P न तो E और ना ही F बराबर क्या होगा 1 माइनस पी ई यूनियन F बराबर 1 माइनस 2/3 बराबर 1/3 हो जाएगा आंसर। मतलब इसका ये आंसर है ना, ये जो दिया हुआ है गलत आंसर दिया हुआ है। आपको फर्स्ट क्वेश्चन देख कर चलना कि पहला आंसर होगा इसका, ठीक, जो मैं बता रहा हूँ सही बता रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको
कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु A 2 3 और B -4 5 से समान दूरी पे है। आपको कह रहा है कि एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है जिनसे इनकी इस बिंदु और इस बिंदु से उनकी दूरी समान है। जैसे मैं आपको लिख देता हूँ, यहाँ पर A लिख दिया, यहाँ पर 2, 3 और यहाँ पर लिख दिया मैंने B -4, 5। मैं कोई रेखा बना देता हूँ, यहाँ पे एक रेखा बना दिया और यहाँ से ऐसे बना दिया। मैं मान लेता हूँ यहाँ पे P कोई बिंदु है जो एक्स अक्ष पर है। तो जब एक्स अक्ष पे होता है तो y निर्देशांक 0 हो जाएगा उसका, ठीक है। अब बता रहा है कि जो मैंने ये दूरी ली है, मतलब AP का जो दूरी है ये वाली और जो PB की दूरी है ये वाली, वो दूरी हम बराबर है। तो मैं क्या करूँगा, दोनों का दूरी निकाल दूंगा। तो यहाँ पर दूरी का फॉर्मूला लिख दो, D बराबर क्या होता है, √x - x1 के स्क्वायर प्लस y y1 का स्क्वायर है, ऐसे निकलता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से निकालूंगा D, मैं इसका D निकालता हूँ, ठीक। ये क्या हो जाएगा, √x - 2 के स्क्वायर और प्लस 0 - 3 के स्क्वायर, ठीक है। अगर इसका मैं निकालूँ इस एरिया का, इसका क्या हो जाएगा, x माइनस प्लस x + 4 के स्क्वायर और हो जाएगा प्लस 0 - 5 का स्क्वायर। अगर इसको हम सोल्व करते हैं, तो सर इसको इरेज कर, इसको हम सोल्व करते हैं तो इससे खत्म, रूट से रूट हो जाएगा x² - 4x + 4 और प्लस 9 बराबर x² + 8x और प्लस 16 और प्लस 25। यहाँ से हो जाएगा x² से x² खत्म, तो 9 4 13 और 16 और 25 41, 13 में से 41 गया कितना 28, तो हो जाएगा 12x बराबर -28, है ना। सही करो आप, देखो फिर 4 से काट दिया, 4 3 12 और 4 7 28, तो x बराबर आया -7/3। तो P का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -7/3 और 0। तो -7/3, 0 जो 2 नंबर आंसर है वही सही है, ये गलत दे दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इसको एज कर देता हूँ ताकि इसको बता पाऊँ, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि दिया गया है कि 112 के पावर 0.17 बराबर x, 112 के पावर 0.94 बराबर y, तो x के पावर z बराबर y के पावर 6 है, तो z का वैल्यू निकालिए। इसको बस पुट कर देना है। तो x के पावर z, तो x कितना है, 112 के पावर 0.17, y कितना है और इसके पावर z रखना है। तो मैंने यहाँ पर z, इसके पावर ऐसे मैंने z लिख दिया, ठीक। y के पावर 6 है, तो 112 के पावर 0.94। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ, इसको अगर बेस इक्वल होता है तो बेस कट जाता है, मतलब बेस अगर इसको इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगी, है ना। तो यहाँ से मैं ये निकाल सकता हूँ कि 0.17 z बराबर इसका पावर 6 था ना भाई, हाँ 6 था। तो अब इसको गुना कर देंगे, कैसे गुना करेंगे, 6 चौक 24, 9 चौक 54 और 54 और 2 57, तो हो जाएगा 5.74, ठीक है। यहाँ से जेड कैसे निकलेगा, जेड निकलेगा 5.74 बटे 0.17, इसे खत्म, दशमलव दो तरफ दशमलव है, 2 अंक के बाद 200 कट जाएगा, 17 से भाग दूंगा, 17 दिया 51 और कितना बचेगा, फिर बच जाएगा 6 और 4, फिर 17 दिया 51 और कितना बच जाएगा, फिर 13 बच जाएगा, दशमलव 130 से 17 33 में कुछ होगा ना, 33 में आगे कुछ है, आप देख रहे हैं 33 में कुछ है, तो ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको 33 वाला एक ही आंसर दिख रहा है, तो आप इसको ऐसे टिक कर देंगे, निकलेंगे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि समीकरण x² + 5x + 6 बराबर 0 के मूल्य अल्फा और बीटा है, तो α² + β² का मान ज्ञात कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि जो मूलों का योग होता है, अल्फा बीटा अगर मूल है तो मूलों का योग होता है -b/a। तो यहाँ पर b का वैल्यू कितना दे रखा है, 5, तो -b का वैल्यू -5 दे रखा है, तो माइनस इंटू -5 बटा a कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा 5, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा अगर मूलों का गुणनफल पूछे तो होता है CYA, है ना। C क्या हो गया, C कांस्टेंट हो गया और A जो है वो x² का कोएफिशिएंट है
और बी जो है एक्स का कोफिशिएंट है और सी कांस्टेंट होता है, ठीक है। आप लिख लेंगे, कहीं यहाँ पर जगह कम है तो मैं नहीं लिख रहा। आप याद रखना है कि ए जो होता है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है और बी जो होता है वो एक्स का कोफिशिएंट होता है और सी जो होता है वो कॉन्सोनेंट टर्म होता है। तो यहाँ सी कितना है 6 और ए कितना है 1, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 6 हो गया। तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि अगर हम वैल्यू रख दें कि अगर 3 और 2 रख देते हैं, 3 2 तो क्या हो जाएगा, 3 2 5 सेटिस्फाई कर रहा है इसको, और 3 2 5 इसको भी, 3 2 6 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 2 इक्वेशन है, आप 2 वेरिएबल से निकाल सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड से भी निकाल सकते हैं वैल्यू। लेकिन मुझे ऐसे ही दिख गया कि अल्फ़ा और बीटा एक 2 है एक 3 है, या एक 3 है या 2 है ना, यही दोनों में से कोई होगा एक। ये आपको ये नहीं दे रखा कि कौन बड़ा है, तो आप किसी को भी बड़ा मान सकते हैं। तो मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, अल्फ़ा अगर मैं 2 लिखता हूँ तो 2 का स्क्वायर 4 और प्लस बी 3 हो जाएगा, तो 9 3 का स्क्वायर 9, तो 9 प्लस 4 13 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 13 आंसर ये वाली, है ना, वो आंसर गलत दे रखा, ठीक है। चलिए, अगर अल्फ़ा प्लस बीटा पूछा होता तो वो 5 हो जाता, है ना, ये पहले यहाँ मैंने निकाल दिया। लेकिन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा तो ये 13 हो जाता। चलिए, यहाँ मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ताकि थोड़ी जगह बचे, और इसको नीचे क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि आकाश में एक पतंग उड़ रही है, अब एक व्यक्ति 40 मीटर लंबी कसकर खींची हुई डोर से पतंग को पकड़े हुए है। यदि डोर क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है तो पतंग की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, कोई व्यक्ति है यहाँ पे ऐसे, और तो कोई व्यक्ति यहाँ पे है और क्या करना है कि ये ऐसे पतंग को उड़ा रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई व्यक्ति है, ये पतंग को उड़ा रहा है, ये 36 के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है पतंग, ठीक है, और 40 मीटर लंबी डोरी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको बताना है पतंग की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब ये वैल्यू निकालनी है। इसमें क्या करना है, पतंग की ऊंचाई निकालना है, ठीक है। तो आपको पता होगी tan 30 डिग्री क्या होता है, tan नहीं लगा सकते, कुछ और लगाते हैं, tan लगाएंगे तो नीचे बेस आ जाएगा। ये P है और ये H है, अगर समकोण त्रिभुज के मान है तो 2 मिनट भाई रुक जाओ। तो इसमें क्या करना है कि अब मुझे निकालना है क्या, P निकालना है। तो क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री निकाल लेंगे। साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाता है, साइन 30 डिग्री होता है 1/2 या P/H। तो यहाँ से हम कर सकते हैं क्या, 1/2 बराबर P निकालना है, H कितना दे रखा है 40, तो यहाँ से हो जाएगा 20, तो यहाँ से P बराबर निकल गया 20 मीटर, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। ये 30 मिनट गलत दिया हुआ है, 30 मिनट तब होता है, मान लो कि अगर मुझे दे देता कि वो जो आदमी की लंबाई है वो 10 मीटर की है, तो यहाँ से काउंट होता और ये 10 मीटर ऐड हो जाता है, लेकिन ये मुझे दे नहीं रखा या मतलब क्वेश्चन में, तो मैं 20 मीटर मानूंगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, यदि x और y दो समुच्चय है, x यूनियन y जो 56 है और x में 45 अवयव है और y में 33 अवयव है, तो x इंटरसेक्शन y में कितने अवयव होंगे। देखिए, जो x यूनियन y जो होते हैं उसका फॉर्मूला होता है कि x प्लस वाई माइनस एक्स इंटरसेक्शन y, ठीक है। तो अगर ये दे रखा है कितना 56 दे रखा है और मुझे x दे रखा है 45 और y दे रखी है 33, तो मुझसे ये पूछा गया है x इंटरसेक्शन y, है ना। तो यहाँ से निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 5 3 8 और 4 3 7 माइनस 56 बराबर x इंटरसेक्शन y, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 22, इसका 22 आंसर है। चलिए, अगला क्वेश्चन ये है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के 18वें और 12वें पदों का योगफल 100 है, यदि 20वां तथा 20वां और 20वां पद 95 है, 7वें पद ज्ञात कीजिए। देखिए, बोला है कि समांतर श्रेणी के 8वें पद क्या होता है, a प्लस 7d, है ना। d होता है कि जो डिफरेंशिएंस या विवेचक जिसको बोलते हैं, है ना। दो टर्म, जैसे कि एक टर्म यहाँ दे रखा है, एक टर्म यहाँ दे रखा है, एक टर्म ये दे रखा है, एक टर्म ये, एक टर्म ये, तो ये दोनों का जो अंतर होता है ना, मतलब अगर ये फर्स्ट सेकंड है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ,
तो हमेशा बराबर होता है। जैसे कि सेकेंड में से फर्स्ट घटा देंगे तो डी आएगा, थर्ड में से सेकेंड घटा देंगे फिर भी डी होगा, फोर में से थ्री घटा देंगे फिर भी डी होगा। मतलब कि जो इस सब का जो बीच का डिफरेंस है वो हमेशा इक्वल होता है, जिसको डी बोलते हैं। ठीक है भाई। चलिए, तो 8वां पद का रहा है, तो एक तो प्रथम पद होगा उसमें और प्लस 7 डी जुटेगा तो 8वां पद आ जाएगा। तो बोला ये 8वां पद और 12वां पद, 12वां पद कितना हो जाएगा, ए प्लस 11 डी का योग जो दे रखा है कितना, 100 दे रखा है। ऊपर से बोल रहा है 20वां पद 95 है, मतलब आपको मैं ऐसे लिखना चाहूँ, यहाँ पे मैं नीचे लिखता हूँ। ठीक भाई, यहाँ पे 20वां पद ए प्लस 19 डी जो दे रखा है मुझे 95 दे रखा है। ठीक, तो 7वां पद मुझसे ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। देखिए आप सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा, 2a प्लस 11 7 18 डी बराबर 100। अगर 2 से काट दे तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 50। तो यहाँ से आ गया a प्लस 9 डी बराबर 50। और एक इक्वेशन है यहाँ पे a प्लस 19 डी बराबर 95। तो क्या करूँगा, ये अगर फर्स्ट है और ये सेकेंड है तो सेकेंड में से फर्स्ट घटा देता हूँ, तो ए से ए ख़त्म है ना। और 19 डी में से अगर 9 डी गया तो 10 डी बराबर कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा ना। तो यहाँ से डी कितना आएगा, डी आ गया 4.5। और 4.5 अगर डी आ गया तो मैं निकाल लूँगा ये। जैसे फर्स्ट इक्वेशन अगर मैं यहाँ पे इधर लिखता हूँ, अगर फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम डी की वैल्यू रखते हैं a प्लस 9 डी बराबर 50 है, तो यहाँ से अगर a बराबर क्या हो जाएगा, 50 माइनस 4.5 इंटू 9। अगर इसको गुना करते हैं 9 × 5 = 45 और 9 × 36, 36 और 4 40, 40.5, 50 माइनस 40.5 हो जाएगा। तो हो जाएगा कितना, 9.5, इसका आंसर हो जाएगा ए। तो मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना था 7वां पद, है ना, यहाँ पर दे रखा था ना 7वां पद निकालना। 7वां पद क्या हो जाएगा, 7th टर्म हम निकालें, 7th टर्म वो क्या होता है, a प्लस 6d है ना। तो a कितना निकला, 9.5 और d कितना है, d निकला है 4.5। तो 6 इंटू 4.5 तो कितना हो जाएगा, 4 × 24, 24 × 3 = 27। तो 9.5 प्लस 27 कितना हो जाएगा, 9 × 7 = 27, 36 और 36.5 है ना। 36.5 आंसर दिया हुआ है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो आप मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आप मिस कर देते हैं कई बार चीज़ों ना। तो ये छोटा सा वीडियो था और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। ये 54 तक मैंने किया, इसके आगे का जो भी क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में ले लेंगे, क्योंकि 20 मिनट 22 मिनट से ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाती है। तो मैं चाहता हूँ आप पे बोझ भी ना पड़े और आप धीरे धीरे कर भी ले क्वेश्चन। तो एक और लेक्चर लूँगा तो ये भी हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे चैनल को। और जो भी प्लेलिस्ट मैंने बताया NTPC RRB ग्रुप डी और SSC का, वो सारा मैंने करा रखा है, तो आप जाके देख लेंगे, उस पर आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। और अगर किसी और टॉपिक पे पर्टिकुलर वीडियो चाहिए आपको, जैसे कि ज्योमेट्री का चाहिए आपको, ट्रिग्नोमेट्री का चाहिए, जो भी आपको टफ लगता है टॉपिक है, उसको आप क्या करेंगे, मुझे कमेंट कर देंगे। मैं अगला वीडियो जो आऊँगा लेकर आऊँगा तो उसमें उस टाइप के क्वेश्चन लेकर आऊँगा, ताकि आपका सारा ये डिवीजन होता रहे। ठीक है भाई, चलिए धन्यवाद।